हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, इस दिवाली बहुत से लोगों ने अपने लिए नई नई बाइक, स्कूटर, स्कूटी इन सबको खरीदा होगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और फ्रेंड्स, जो अगला 1 से लेकर 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपको अपने नई बाइक या स्कूटर के इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर पावर आउटपुट, बेहतर माइलेज, बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर टॉप स्पीड ये सब मिले, तो आपको अपनी नई बाइक या स्कूटर में 7 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इनके बारे में पहले से पता होगा, तो उनको रिकॉल हो जाएगा, दोबारा से ध्यान में आ जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो उन्हें नई जानकारी भी मिल जाएगी। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। फ्रेंड्स, चैनल पे अभी इस ब्रांड न्यू बाइक का गिव अवे चल रहा है। बाइक कौन सी है, गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना और विनर कब अनाउंस होगा, इसको पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलने वाला है। वीडियो को देख के आप ये जो गिव अवे यहां पे जरूर से पार्टिसिपेट कर ले। पहला पॉइंट है इंजन रेडलाइनिंग। ये गलती आपको नहीं करनी। देखो फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन है, खुशी का माहौल है। ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी नई बाइक या स्कूटर को लेकर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं और ये टेस्ट करने के लिए इंजन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से स्पीड मिल रहा है, वो अपने बाइक या स्कूटर, नए वाले बाइक या स्कूटर के इंजन की रेडलाइनिंग कर देते हैं। आसान लफ्जों में कहना हो तो बहुत हाई स्पीड में लगातार अपने बाइक या स्कूटर को चला देते हैं। इससे नुकसान होता है और इससे होने वाला नुकसान आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आपकी बाइक या स्कूटर पुरानी हो जाएगी तो ये नुकसान दिखाई देगा। कैसा नुकसान, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब इंजन नया होता है तो इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से स्मूथ यानी कि चिकना नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं रफनेस तो होता है। और शुरुआत के 1000 से 1500 किलोमीटर तक जब आप अपने बाइक या स्कूटर को चलाते हो तो इस दौरान क्या होता है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स है, इन पार्ट्स का आपस में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है। ये आपस में घिसते हैं, जिसकी वजह से इन पार्ट्स के सरफेस के ऊपर में जितनी भी रफनेस है वो हटते जाता है और ये जो पार्ट्स है वो चिकना होते जाते हैं और इंजन के पार्ट्स बेहतर सिंक्रोनाइज तरीके से 1000-1500 किलोमीटर तो लग ही जाता है ऐसा होने में। और आपने भी गौर किया होगा कि जब इंजन नया होता है बाइक या स्कूटर का, तो शुरुआत के 1000-1500 किलोमीटर में वो जरूर से ज्यादा गर्म होता है, नॉर्मल से ज्यादा वो गर्म होता है, ओवरहीटिंग देखने को मिलता है। शुरुआत में ये होता ही है। तो जब आप इंजन की रेडलाइनिंग कर देते हो, शुरुआत में ही लगातार 1000-1500 किलोमीटर तक आप चला रहे हो और लगातार आप हाई स्पीड में चलाते जा रहे हो, रेडलाइनिंग करते जा रहे हो, फुल एक्सीलरेटर लेते जा रहे हो, इससे इंजन के जितने भी पार्ट्स है, इन पार्ट्स का नुकसान होता है। इन पार्ट्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है, इन पार्ट्स का जो रन इन पीरियड है, जो ब्रेक इन पीरियड है, वो सही से नहीं हो पाता है। और इस दौरान बहुत सारे जो पार्ट्स है, उनका जो सरफेस है वो ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसका असर आगे चलकर आपको देखने को मिलता है जैसे जैसे बाइक या स्कूटर पुरानी होती जाती है। तो जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि शुरू के 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक आप कम स्पीड में चलाओ। बेहतर होगा कि अगर आप 60 से कम स्पीड में चलाओगे, 50, 55, 40, 30 एज पर जो रिक्वायरमेंट है आप वैसे चलाओगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ऑकेजनली अगर कभी कभी आप 80, 90, 100, 110 भी चले जाओगे कुछ देर के लिए, ठीक है, 1, 2, 3 किलोमीटर तक स्पीड को टेस्ट करने के लिए किसी और वजह से, तो उससे नुकसान नहीं है। लेकिन लगातार अगर इंजन की रेडलाइनिंग कर रहे हो, लगातार 10-15 किलोमीटर तक 80-100 की स्पीड में भगाते जा रहे हो, तो उससे इंजन को नुकसान हो सकता है। तो आप इंजन की रेडलाइनिंग बिल्कुल नहीं करें, इस बात का ख्याल रखिए। अब जो अगला पॉइंट है, जो गलती आपको नहीं करनी है, वो है 1 स्पीड राइडिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर हाईवे वगैरह में चला रहे हैं, नई गाड़ियों को लेकर या वैसे भी चला रहे हैं, तो एक स्पीड को पकड़ लेते हैं। मान लो 45 का स्पीड, आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, तो उस पर ही चले जा रहे हैं, ना कम कर रहे एक्सीलरेटर को, ना ज्यादा कर रहे, 50 का स्पीड पकड़ ली, उस पर चले जा रहे। इससे भी नुकसान होता है। आपको स्पीड को वैरी करते जाना है, क्योंकि जब इंजन नया होता है उस टाइम पे ये जरूरी होता है कि हम लोग इंजन का जो रन इन पीरियड निकाल रहे हैं, जो ब्रेक इन पीरियड निकाल रहे हैं, जो शुरू का 1000 किलोमीटर निकाल रहे हैं, उस टाइम पे हमें अलग अलग आरपीएम पे, अलग अलग स्पीड में ये जरूरी होता है कि इंजन का पार्ट्स का फ्रिक्शन होते जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से उनका ये जो पीरियड है वो निकल जाए और जो हमारे इंजन के पार्ट्स है वो चिकना हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्पीड में लगातार नहीं चलाते रहे। आप जैसा रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग स्पीड को वैरी करें। 45 में चला रहे हो तो 50 में चले जाओ, 55 में चला जाओ, या 45 से 35 में आ जाओ, 30 में आ जाओ, ऐसा करते रहो। और ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको यह कोशिश करना है कि एक कांस्टेंट स्पीड में आप लंबे समय तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक नहीं चलाते रहे। इस दौरान आप स्पीड को वैरी करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो सर्विसिंग से जुड़ा हुआ, और इससे जुड़ा हुआ 3 अलग अलग पॉइंट इस पॉइंट
पॉइंट में ही। जैसे सर्विसिंग जुड़ा जो पहला पॉइंट वो ये है कि देखो, जब आप बहुत से लोग क्या होता है कि नई गाड़ियों को निकालते हैं तो बहुत से लोग ज़्यादा उसे चलाते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल कम चलाते हैं। अगर हम लोग पहले बात कर ले जो लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में मान लो 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर ही आराम से 1000-1200 किलोमीटर चला ही देते हैं, बहुत आराम से चला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सर्विसिंग है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू के 1000 किलोमीटर में इंजन के जो पार्ट्स, इनका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। तो शुरुआत के 1000 किलोमीटर में क्या होता है कि इन पार्ट्स के फ्रिक्शन, घर्षण होने के वजह से ये होता है कि इन पार्ट्स जो इंप्योरिटीज है, छोटे छोटे जो मेटेरियल पार्टिकल्स है, ठीक है, मेटालिक पार्टिकल्स जो है वो इंजन ऑयल, जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं, उस मोबिल में क्या होता है घुल जाते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि शुरुआत का जो पहला सर्विसिंग है हम बिल्कुल टाइम से कराएं। तो अगर आप 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में ही 1000-1200 किलोमीटर चला दे रहे हो और आपने जिस भी कंपनी की गाड़ी को खरीदा है, हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, जावा, किसी भी कंपनी की गाड़ी को खरीदा है, तो कंपनी ने जो आपको रिकमेंड किया कि भाई 500 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, जब भी आपको बुलाते हो, अगर आप 2, 4, 5 दिन में उतना चला देते हो तो उसके बाद आप टाइम से जाके पहले सर्विसिंग करा ले और इंजन ऑयल को चेंज करा ले। अगर आप चेंज नहीं कराओगे, भाई अभी तो 10 ही दिन हुआ है, कंपनी ने 30 दिनों बुलाया है, 45 दिनों बुलाया, में और चला लेते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है, क्योंकि मोबिल के अंदर में जो पार्टिकल्स मिल गए हैं उनका भी लगातार रनिंग होते रहता है और उस वजह से वो बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज करते हैं, बहुत सारे एरियाज को ब्लॉक कर देते हैं। तो आप बिल्कुल अगर ज्यादा चलाते हो और आपका 4, 5, 10 दिन में ही हो गया 1000-1200 किलोमीटर, या जब भी कंपनी ने आपको बुलाया है, तो आप जाके पहले सर्विसिंग करा ले। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करें। अब सर्विसिंग थोड़ा दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से लोग बहुत कम चलाते हैं, यानी कि कंपनी ने कहा कि भाई 1000-1500 किलोमीटर में आओ या फिर 30 दिन 45 दिन के अंदर में आपको करा ही लेना है, और बहुत से लोग 30 दिन 45 दिन में हार्डली 150-200 किलोमीटर ही चलाते हैं। तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वारंटी चाहिए आपकी नई गाड़ी में, तो कम चलाने के बावजूद भी आपको पहले सर्विसिंग टाइम से जो कंपनी ने बताया 30 दिन 45 दिन जब भी बुलाया है उस पीरियड में ही जाके करा ले। इस वाली को गलती को नहीं करें तो वारंटी लैप्स हो सकता है, वारंटी में प्रॉब्लम हो सकता है। अब सर्विसिंग जुड़ा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि अगर बहुत से लोग जो कम चलाते हैं, मान लो 1 महीना में सर्विसिंग कराया और सिर्फ 200-250 किलोमीटर ही चलाया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंजन का रन इन पीरियड है वो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक चलते रहता है। तो अगर आपको वारंटी के वजह से 200-250 किलोमीटर में ही हमारा जो इंजन उसकी सर्विसिंग कराना पड़ रहा है, तो जो सेकंड सर्विसिंग है वो आप उसमें लेट नहीं करें। अगर एग्जांपल के लिए आपने 200 से लेकर 300 किलोमीटर चलाने के बाद ही पहले सर्विसिंग करा लिया है, तो जो अगली सर्विसिंग है वो आप 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक जाके करा लेना, ताकि जब 300 किलोमीटर में आपने इंजन को चेंज कराया उसके बाद भी चला रहे हो, तब भी इंजन का रनिंग चल रहा है और तब भी जो मेटल के पार्टिकल्स है वो निकल रहे हैं, तो ये बेस्ट होता है कि आप जाके 2 से 2500 में सेकंड सर्विसिंग करा ले और उसके बाद फिर नॉर्मल सर्विसिंग का जो शेड्यूल है आप उसे फॉलो करें। अब फ्रेंड देखो, अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कार से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बताना चाहूंगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स चाहते हो, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा budmo.com। budmo.com ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट है और यहां से आप इंडियन कंपनीज के साथ साथ जितनी भी विदेशी कंपनी की कार से उनके भी 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। इंटरफेस बहुत ही आसान है, जस्ट आपको अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडल, एयर वेरिएंट को डालना है, उसके बाद आप अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से यहां पे सर्च कर सकते हो। साथ ही आपको यहां पे अपने कार के मॉडल के हिसाब से OEM कैटलॉग भी देखने को मिल जाएगा। कार के हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और बाकी के सभी सेक्शन के लिए अलग अलग कैटलॉग आपको देखने को मिल जाएगा। उस कैटलॉग में उस सेक्शन के सारे पार्ट्स का आपको डिटेल देखने को मिलेगा, पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, वो पार्ट कितना लगेगा, ये सब आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही आप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो और अगर पार्ट आपके कार के साथ कंपैटिबल हो जाए तो फिर आप उसे आसानी से यहां से ऑर्डर कर सकते हो। यहां पे आपको 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगा। तो budmo.com के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप budmo.com पे जाए और वहां से अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को जरूर से ऑर्डर करें।
अगला पॉइंट लॉन्ग राइड को लेकर है। अक्सर बहुत से लोग कमेंट आता है कि सर मैंने नया बाइक या स्कूटर खरीदा है तो क्या मैं इसके साथ लॉन्ग राइड कर सकता हूं। कोई कहते हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लॉन्ग राइड कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल आप अपने नई गाड़ियों के साथ भी लॉन्ग राइड कर सकते। जस्ट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कंटिन्यूअस राइडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 100-150 किलोमीटर तक लगातार चलाते जा रहे। इससे हो सकता है क्योंकि शुरुआत में इंजन का ओवरहीटिंग ज्यादा होता तो हो सकता है कि उस ओवरहीटिंग की वजह से इंजन के बहुत सारे पार्ट्स को नुकसान शुरुआत में ही हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग राइड करना बिल्कुल आप करो, लेकिन कम से कम कोशिश करो कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार थोड़ा ब्रेक लो, इंजन को ठंडा होने दो और उसके बाद राइड करो। यानी कि आपको रुक रुक के राइड करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप लगातार 150-200 किलोमीटर बिना रुके हाई स्पीड में चला दोगे तो उससे इंजन को नुकसान हो सकता है। आप इस बात का ख्याल रखें। चलिए जो अगला पॉइंट है वो फ्यूल पंप से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता है कि आज के टाइम पे जो BS6 FI बाइक या स्कूटर है वहां पे कार्बोरेटर तो होता नहीं है, वहां पे जो है FI फ्यूल इंजेक्टर को यूज किया जाता है और यहां पे जो फ्यूल पंप है उससे भी यूज किया जाता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को पुराना आदत होता है, कार्बोरेटर वाली गाड़ियों का आदत होता है और वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल है उसे बहुत ही कम रखते हैं। कम क्या रखते हैं मतलब समझ लो आपके बाहर बार जो फ्यूल टैंक है वो सूखते जा रहा है, फिर 50-100 रुपए का डलाए, फिर खत्म हो गया, फिर ढकेल के ले गए पेट्रोल पंप पे और फिर डला लिए, लेकिन कार्बोरेटर में वो चल जाता था। लेकिन अगर आप ये वाली गलती बार बार अपने FI बाइक या स्कूटर में करोगे, कंटिन्यूसली करते ही रहोगे, कम पेट्रोल रखोगे, तो हो सकता है कि जो फ्यूल पंप है वो खराब हो जाए। हालांकि फ्यूल पंप वारंटी में आता है, वो फ्री में आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई सारे जो हमारे शोरूम सर्विस सेंटर वगैरह है वहां पे वो अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा और आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो बचने का तरीका यह है कि आपके बाइक या स्कूटर का जो पेट्रोल टैंक का जो भी कैपेसिटी है, कुछ में 5 लीटर का पेट्रोल टैंक होता है, कुछ में 8 लीटर 10 लीटर 12 लीटर का होता है, उससे के अकॉर्डिंग अभी भी जो FI बाइक या स्कूटर है वहां पे रिजर्व टैंक की भी कैपेसिटी होती है। कुछ में 1 लीटर का रिजर्व होता है, कुछ में 1.5 लीटर, कुछ में 2 लीटर का रिजर्व होता है और इसकी जानकारी जो आपका गाड़ियों के साथ जो सर्विस मैनुअल ऑनर्स बुक है वहां पे दिया हुआ होता है। तो जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि कंपनी ने जो बताया कि रिजर्व 1 लीटर का रिजर्व है, 1.5 लीटर रिजर्व है, जस्ट आप उससे ज्यादा पेट्रोल रखो। कभी कभी कम हो जाए, कभी कभी खत्म भी हो जाए, तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करना कि उससे ज्यादा का पेट्रोल, रिजर्व से ज्यादा का पेट्रोल रखोगे तो वो बेहतर होता है। वैसे हमारी जो गाड़ियां आज के टाइम पे आती है वहां पे डिजिटल स्पीडोमीटर को दिया जाता है और वहां पे एक रिजर्व का लाइट भी होता है इंडिकेट करने वाला, कि जब रिजर्व में आ जाता है तो वो लाइट जल जाता है, तो आप उससे भी देख के वो जान सकते हो कि भाई रिजर्व में आ गया, आपको थोड़ा उससे ज्यादा पेट्रोल रखना है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोगों को शौक होता है कि नई नई बाइक या स्कूटर को लेके आते हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग लाइटिंग वगैरह को लगा देते हैं, बहुत सारा और भी इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं, वायरिंग में छेड़छाड़ करते हैं। देखो अभी तक ये चल जा रहा था, लेकिन अगर आपने पहली बार BS6 FI बाइक या स्कूटर खरीदा है तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे एक्चुएटर्स होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीजें होती है और ये सारी चीजें हैं जो वो मिलके एक साथ काम करती है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन ज्यादा कर दिया, ज्यादा लाइटिंग वगैरह कर दिया, ज्यादा तामझाम को लगा दिया, तो हो सकता है कि आपका जो बाइक या स्कूटर है उसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है, जो माइलेज है, जो पावर आउटपुट, जो एक्सेलरेशन है और बाकी की चीजें हैं वहां पे नुकसान हो सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, और वारंटी का भी दिक्कत हो सकता है आपको वारंटी भी नहीं मिले गाड़ी अगर खराब होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नई गाड़ियों में आप इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं करें। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो है इंजन लोड। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो अभी क्या कि खुशी का माहौल है, फेस्टिव सीजन है, तो बहुत से लोग नई गाड़ियों को निकालते हैं और ट्रिपलिंग करने लगते हैं। ठीक है, 2 दोस्तों को बैठा के 3 दोस्तों को बैठा के लगातार चलाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इंजन के ऊपर में लोड ज्यादा पड़ता, और वैसे भी ट्रिपलिंग तो करना ही नहीं चाहिए, उससे भी नुकसान भी होता है। ठीक है, एक्सीडेंट होने का चांस होता है। खैर अगर आप ज्यादा लोगों को बिठा के चलाते हो और ज्यादा सामान को रख के चलाते हो, जब इंजन नया होता है तो उस टाइम पे नुकसान ये होता है कि इंजन के ऊपर में जो लोड और स्ट्रेस है वो ज्यादा पड़ता है। ऐसे में इंजन को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है उस बाइक या स्कूटर को आगे मूव कराने के लिए। और जब इंजन नया होता है तो उस टाइम पे ऐसा करने के वजह से इंजन को नुकसान हो जाता है, जिसका असर आगे चल के देखने को मिलता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में ज्यादा लोगों को बिठा के आप अपने बाइक या स्कूटर में बिल्कुल नहीं चलाएं, सेफ्टी का ध्यान रखें और सेफ्टी गियर्स को भी जरूर से पहने। तो फ्रेंड्स ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल में रखना चाहिए अपनी नई बाइक या स्कूटर के साथ, ताकि आगे चल के लंबे समय तक जब आपकी गाड़ियां पुरानी हो जाए तब भी आपको इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस, माइलेज, पावर आउटपुट ये सब देखने को मिले। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।